हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम वृशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 7 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। इसका आज लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी एक लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑकरेंस के बारे में बात की है तीनों ग्रुप की। आज का एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमें देखना है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18। इनके एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ और एक छोटा टॉपिक हमें देखना है कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप 16 एंड फ्लोरीन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 17। तो इन दोनों का जो बिहेवियर होता है बाकी मेंबर से थोड़ा सा अलग होता है, उसे क्या कहा जाता है, एनामोलस बिहेवियर। तो हमें ऑक्सीजन का भी देखना है और फ्लोरीन का भी देखना है कि इनका एनामोलस बिहेवियर क्यों होता है। तो चलो, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो चैप्टर है थोड़ा सा थेरोटिकल चैप्टर है। यहाँ पे आपको थोड़े से रिएक्शन मिलेंगे और बहुत सारी थ्योरी होंगी। कैलकुलेशन का पार्ट बहुत कम है, तो जो मैं बता रही हूँ उसे अच्छे से सुनते जाइए और नोट डाउन कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। लेक्चर नंबर है 2, चैप्टर नंबर is 7 elements of group 16, 17 and 18, 12th chemistry with VM Academy नासिक। तो चलो हमें क्या करना है, एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने। तो क्या करेंगे हम, पहले एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ग्रुप 16, 17 एंड 18 के। तो एटॉमिक प्रॉपर्टी में हमें इन 4 प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है और 4 प्रॉपर्टी पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमें देखना है एटॉमिक आयोनिक रेडिया क्या होगा, उसके बाद होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 और फिर हम देखेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो चलो, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें देखनी है एटॉमिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया। जो एटॉमिक रेडियस होती है और आयोनिक रेडियस होती है उसका क्या होगा ग्रुप 16, 17 और 18 में। तो चलो हमें पहला देखना है एटॉमिक और आयोनिक रेडिया। तो एटॉमिक और आयोनिक रेडिया क्या होती है हम 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, जब हमने पीरियोडिक टेबल देखा था तब हमने देखा था क्या हो रहा है, एटॉमिक और आयोनिक रेडियस जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीजिंग इन द एटॉमिक नंबर, नॉट ऑक्सीडेशन। जैसे एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये जो होता है एटॉमिक रेडिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि हमें पता है बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। जो क्या होते हैं, कोई भी जब सपोज ऐसे कोई भी क्या है एक एटम है, ओके, उसके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसे समझो। तो ये जो इनर मोस्ट होता है, इनर मोस्ट मतलब सेकंड लास्ट ऑर्बिटल क्या करता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इफेक्ट से क्या करते, बचाते। इसे क्या कहा जाता है, इसे शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया है, न्यूक्लियस को पूरी तरह से कवर किया है, शील्ड किया है। न्यूक्लियर का जो इफेक्ट होगा वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। तो ये शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम जो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, जैसे एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, और ये इसका एक रीज़न ये भी है कि क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा उतनी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम होगी। न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, हमें पता है न्यूक्लियस पे चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों होता है, प्रोटॉन की वजह से। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है, तो सोडियम के स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे ड्रॉ किया कि यहाँ पे है न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 2 8 1। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, 3 3 6 7 8, ओके। और ये जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे कितने चार्ज होंगे, 11 चार्ज होंगे। अगर मैग्नीशियम का हम उसके साथ कंपेयर करें तो 12 चार्ज होंगे। तो वो क्या करते हैं, चार्ज सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, तो साइज़ क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से या फिर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक और आयोनिक रेडियस क्या होने लगती है, यहाँ पे डिक्रीज होने लगती है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन पीरियोडिक ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड इन द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया फॉर द ग्रुप 16, 17। 18 के लिए बात नहीं हो रही, 18 तो किसी
केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। हम 16 और 17 की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर और इंक्रीज इन द क्या कहा जाता है इसे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिससे न्यूक्लियर चार्ज को हम 11th में हमने देखा है, जेड क्या लिखते थे, हम ऐसे लिखते थे, जेड जेमन इफेक्ट कहा जाता था इसे। तो ये क्या था, न्यूक्लियर चार्ज ऐसे दिखाते थे। जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा उतनी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये याद रखना है। तो ग्रुप 17 में क्या होगा, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं वो कौन होते हैं, हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उनकी क्या होगी, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 वालों की एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी ज़्यादा होगी और ग्रुप 17 वालों की एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ग्रुप 17 वालों का एटॉमिक नंबर 16 से क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सेकंड हमें देखना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी मतलब एनर्जी। आयंस को मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। उस अपने ग्राउंड स्टेट में अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। अभी ग्रुप 16, 17 और 18 की बात करें तो इनका क्या होता है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। क्यों, क्योंकि इनके जो लास्ट आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इतने जल्दी वो लूज नहीं कर सकते। हमें पता है, हम देखेंगे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, यहाँ पे इसका होता है 2, 6, 8 एटॉमिक नंबर है। उसके बाद होगा फ्लोरीन, इसका होता है 2, 7 और उसके बाद अगर हम नियॉन की बात करें तो वो होता है 2, 8। तो लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। मेटल क्या करते हैं, अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करते हैं, लेकिन ये क्या है, इजीली डोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, इनकी गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनका बहुत ज़्यादा लगेगा होगा। मतलब अगर हमें इनके लास्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करने देंगे, लूज करने देंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज होता है डाउन टू द ग्रुप। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और एटॉमिक साइज के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब अगर हम ऐसा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करें तो ऊपर से नीचे आओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट वो क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, ये डिक्रीज होता है इन द पीरियोडिक टेबल। तो इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू द एलिमेंट्स करस्पॉन्ड टू द ग्रुप 15। तो जो 16 वाले हैं उनका फर्स्ट मतलब पहला इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के, लूज करने के लिए, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो ये सारा हम 11th में देख चुके हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। मतलब ऑक्सीजन के इस 6 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उसे कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इस ऑक्सीजन से दूसरा भी इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा, लूज किया जाएगा। तो जो होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे किसका कम होता है, जो पीरियड्स होते हैं 15 का वो क्या होता है, थोड़ा सा लोअर होता है एज कंपेयर टू 16। तो 15 में लोअर होगा, 16 में थोड़ा सा हाइयर होगा। 15 मतलब कौन से ग्रुप होंगे, 15 पता है ना, तो जो नाइट्रोजन फैमिली होती है उसकी बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन के बाद आती है ऑक्सीजन फैमिली, और ऑक्सीजन फैमिली के बाद आता है फ्लोरीन फैमिली। तो नाइट्रोजन का कम होता है, ऑक्सीजन का क्या होगा, ग्रुप का ज़्यादा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, ओके वाई। तो ग्रुप 15 में क्या होता है, ग्रुप 15 और 16 को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्रुप 15 जो होता है, 15 मतलब एग्जाम्पल इसका नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p3। और 16 की भी बात कर लेते हैं, ये सारा हो चुका है हमारा, फिर भी एक बार देख लो, 1s2, 2s2, 2p4। तो लास्ट सेल को ड्रॉ कर रही हूँ सिर्फ मैं यहाँ पे। तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और इसके लास्ट सेल में पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और तीनों भी अनपेयर्ड है। इनका कहना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे लूज करना इजी है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है 4th वाला, इसे लूज करना थोड़ा सा ज़्यादा
हाई एनर्जी की ज़रूरत होती। तो ऐसा क्यों है? तो देखो, ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड p ऑर्बिटल विथ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये क्या है? ऐसी कंडीशन स्टेबल होती है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी देखा है कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये ऑर्बिटल मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि सारे ऑर्बिटल क्या है यहाँ पे? हाफ फील्ड। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 15 का? NH2 NP3। तो मैंने एक नाइट्रोजन का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। तो क्या होगा, अगर ये स्टेबल है तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए क्या लगेगी? ज़्यादा एनर्जी लगेगी। स्टेबल चीज़ों में से किसी को बाहर निकलना है तो एनर्जी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। ये अनस्टेबल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ना रहा तो ये क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड हो जाएगा। ये स्टेबल बन जाएगा तो ये क्या होता है? रेडी होता है टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या लगेगी? इसे लूज करने के लिए लेस एनर्जी लगेगी। अगर ये लूज करते हैं तो इसे क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्वेश्चन था, इन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू ग्रुप 15। तो यहाँ पे क्या है? स्टेबल कंडीशन है। स्टेबल कंडीशन में से इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कंडीशन क्या होने वाली है? स्टेबल होने वाली। इसलिए ये इजीली क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? ये इजीली उसे लेस एनर्जी में लूज कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो क्या होगा? हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड कंडीशन कैसे होती है? उसकी स्टेबल होती है। इसलिए क्या होगा? मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्रुप 15 एज कंपेयर टू द ग्रुप 16। यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यहाँ पे कम एनर्जी लगेगी बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो आपके बुक में एक चार्ट भी दिया है ऑन द पेज नंबर 140 पे, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करके दिया है। तो वहाँ पे डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद एटमॉस्फेरिक कंटेंट, एटॉमिक रेडियस, मास, सब कुछ दिया है ग्रुप 16, 17 और 18 का। तो एक बार वो चार्ट को अच्छे से देख लीजिए। तो कुछ क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ, तो ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में, generally across period ionization enthalpy decreases with increase in atomic number because the electrons are added in the same shell। तो ये क्या है? false है। जनरली अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? उन्होंने बोला है डिक्रीज होता है, नहीं इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। और वो कहा होता है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है सेम शेल में, तो ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या था? फॉल्स था। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। यस, सबको पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट टू बॉटम फ्लोरीन पे आके रुकेगा और यहाँ से इस नीचे जाएगा। तो फ्लोरीन क्या होता है? दोनों साइड से क्या आएगा? इस नंबर पे आता है कि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो हमें थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ही देखनी। उसके साथ आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ट्रेंड्स फॉर द ग्रुप 16। एटॉमिक रेडिया पूछा है उन्होंने ग्रुप 16 के लिए। क्या होगा एटॉमिक रेडिया? द एटॉमिक रेडिया इंक्रीजेस डाउन इन द ग्रुप रिजल्ट इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ द क्वांटम शेल। तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे ग्रुप में डाउन जाओगे, 16 के लिए पूछा है, तो ऊपर से अगर नीचे जाओगे ग्रुप 16 के लिए तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो एटॉमिक रेडियस ग्रुप में क्या होती है? टॉप टू डाउन क्या होती है? इंक्रीज होती है। ओके, उन्होंने दूसरा पूछा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा ग्रुप 16 के लिए। तो देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। क्या होगा? ऊपर से नीचे क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो 16 के लिए क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? यहाँ पे डिक्रीज होता है। 15 से इसका कम होता है, लेकिन ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो चलो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देख लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो जब भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जैसे कि यहाँ पे HCl के बीच में होगा, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या HF लेते, फ्लोरीन को लेते, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपने तरफ खींचने की जिसकी एबिलिटी ज़्यादा होती है, उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? ऐसी टेंडेंसी ऑफ एटम
टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट होती। तो अभी हमें देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो इन ग्रुप 16, 17 एंड 18 द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो अगर ऊपर से नीचे जाओगे तीनों के लिए तो यहाँ पे आपका 16, 17, 18 तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, ऑक्सीजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नेक्स्ट टू फ्लोरीन ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट। तो क्या होता है यहाँ पे 16 मतलब पहला मेंबर होगा ऑक्सीजन, यहाँ पे इसका पहला मेंबर होगा फ्लोरीन और इसका पहला मेंबर होता है हेलियम। तो इस साइड में क्या करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन की। फ्लोरीन 1 नंबर पे होता है, ऑक्सीजन 2 नंबर पे। बहुत बार बताया मैंने आपको, FON और नाइट्रोजन और क्लोरीन की ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। तो क्या होगा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में क्या होती है, सबसे हाईएस्ट होती है। तो ऐसा भी कहा जाता है जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल को कंपेयर करोगे तो फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की भी नहीं है। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.98। ये सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 3.98। तो ये जो है पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट थे, 1932 में उन्होंने क्या किया थी, फ्लोरीन के लिए असाइन की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.98। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड कि लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब जो फर्स्ट मेंबर होते हैं उनका क्या होता है, एज कंपेयर टू अदर मेंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी हमें देखनी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट सेल। तो इलेक्ट्रॉन गेन का जब किया जाता है, सपोज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन लूज करता था कोई एटम, जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, तो इसे इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ती थी, प्रोवाइड करनी पड़ती थी, एनर्जी देनी पड़ती थी, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती थी। बट जब इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते, गेन किए जाते, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा, एनर्जी रिलीज होती है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो चलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, तो ग्रुप जो 16, 17 होगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, बिकम्स लेस निगेटिव डाउन द ग्रुप। मतलब ऊपर से अगर नीचे जाओगे, किसके लिए, 18 को तो नहीं है, 18 तो इलेक्ट्रॉन लूज गेन कुछ भी नहीं करता, नहीं, इनर्ट गैस है। तो हम बात कर रही 16 की, 17 की, मतलब ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन फैमिली की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों फैमिली में क्या होगा, देखो जो होगा 16, 17, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, नीचे जैसे जाओगे तो लेस निगेटिव होता है। तो लेस निगेटिव वैल्यू होने लगती है जैसे ही ऊपर से नीचे जाओगे, तो दोनों का भी तो वैल्यू क्या होगी, लेस निगेटिव होगी। मतलब ऊपर वालों की क्या होगी, मोर निगेटिव वैल्यू होगी और नीचे वालों की क्या होगी, लेस निगेटिव। ये वैल्यू निगेटिव होती है एंथैल्पी की और ये क्या होती है, लेस निगेटिव होती है। जो 16 का ऑक्सीजन होगा, इसकी लेस निगेटिव वैल्यू होगी फ्रॉम द सल्फर। मतलब पहला मेंबर ऑक्सीजन है, दूसरा मेंबर सल्फर है। ऑक्सीजन और सल्फर को अगर कंपेयर करोगे तो ये जो होगा ऑक्सीजन क्या होगा, लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इसका होगा, और सल्फर क्या होगा, स्मॉल एटॉमिक साइज। सल्फर का क्या होता है, स्मॉल एटॉमिक साइज। तो इसका एटॉमिक साइज सल्फर से छोटा है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस निगेटिव होगी। फ्लोरीन की वैल्यू क्या होती है, लेस निगेटिव होती है एज कंपेयर टू द क्लोरीन। तो इसका पहला मेंबर क्लोरीन है, फ्लोरीन है, दूसरा मेंबर क्लोरीन। तो क्लोरीन और फ्लोरीन को अगर कंपेयर करोगे तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, फ्लोरीन से
कम होती। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ऑलमोस्ट है यहाँ पे -333। तो इसकी -333 और इसकी -349। तो ये लेस क्या है, लेस निगेटिव है, ये मोर निगेटिव है। तो जैसे ही ऊपर से नीचे जाओगे तो निगेटिव वैल्यू क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है, मतलब मोर निगेटिव वैल्यू आने लगती है। तो ये था इनका कंपैरिजन। तो चलो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। 18 ग्रुप में तो क्या होगा, उनको कोई टेंडेंसी नहीं इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या लूज़ करने की। क्यों? क्योंकि उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसीलिए उनका लार्ज पॉजिटिव गेन एंथैल्पी आता है, तो उनका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो चलो इस पे इन चारों टर्म पे भी बहुत सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो क्या करना है हमें। पहला बताना है व्हाट इज द ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन आयोनिक रेडिया फॉर द ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 के लिए अभी हम देखेंगे आयोनिक रेडिया। चारों को एक बार फिर से देखते हैं। आयोनिक रेडिया क्या होगा, ग्रुप 16। तो अभी हम सिर्फ ग्रुप 16 की बात करेंगे, मतलब ऑक्सीजन फैमिली की। तो देखो एटॉमिक रेडिया का क्या होता है यहाँ पे। तो क्या होगा, द एटॉमिक रेडिया इंक्रीज डाउन इन द ग्रुप रिजल्ट इन इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वांटम शेल। तो नीचे ऊपर से नीचे जाओगे तो एटॉमिक रेडिया क्या होगी, इस ग्रुप में इंक्रीज होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या होगा, एटॉमिक रेडिया क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकंड है हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बताना है। क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर 16, इट बिकम्स लेस निगेटिव डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे इट इज लेस निगेटिव, ऊपर की मोर निगेटिव होगी, नीचे की क्या होगी, लेस निगेटिव होगी। चाहे तो वो चार्ट एक बार देख लो। तीसरा हमें बताना है ऑक्सीजन हैज़ लेस निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैन सल्फर। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, वैल्यू क्या है, सल्फर से क्या है, लेस है। मैं दोनों की वैल्यू आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखो ये जो ऑक्सीजन है इसका है -141 और सल्फर का है -200। ऐसा क्यों है, ऐसा पूछा है। ऑक्सीजन हैज़ द लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैन सल्फर ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज। ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज छोटा है, सल्फर का बड़ा है, इसलिए इसका कम निगेटिव है, इसका ज़्यादा निगेटिव वैल्यू है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, चौथी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बताना है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, यहाँ पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज होगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, सल्फर की उससे कम होगी, नेक्स्ट मेंबर की और कम होगी, नेक्स्ट की और कम होगी। ऐसे क्या है, चारों। अभी सेम प्रॉपर्टीज हमें देखने फॉर द ग्रुप 17। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड मोर। ओके, तो चलो पहला देखना है हमें आयोनिक रेडिया 17 के लिए। तो आयोनिक रेडिया क्या होगी, एज साइज इंक्रीजेस डाउन इन ग्रुप द आयोनिक रेडिया क्या होगी, इंक्रीज होगी। एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो रेडिया भी क्या होगी, टॉप टू बॉटम क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, लेकिन टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है। सेकंड हमें बताना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, देखो ग्रुप 17 में क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा ड्यू टू द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तीसरा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, टॉप टू बॉटम क्या होगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। चौथा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, अगर फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर करोगे तो किसकी निगेटिव वैल्यू ज़्यादा आएगी। देखो तो क्या होता है, आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव होता है डाउन में। जैसे ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होता जाएगा, लेस निगेटिव होता जाएगा। ओके, तो वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन निगेटिविटी क्या है, कम होगा। तो फ्लोरीन का मैंने आप लोग को जैसे बताया था -333 है, और इसका है फ्लोरीन का है, सॉरी क्लोरीन का है -349। तो दोनों वैल्यू को ऑब्जर्व करो। तो क्या होता है यहाँ पे,
फ्लोरीन हैज़ लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैन क्लोरीन। ऐसा क्यों है? ये ऐसा क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में कि ऐसा क्यों है। साइज ऑफ फ्लोरीन एटम इज स्मॉलर दैन क्लोरीन। क्लोरीन से इसका साइज कम है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका 17 है, तो साइज किसका कम हुआ? फ्लोरीन का क्या हुआ? कम हुआ। एज अ रिजल्ट देयर इज द स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द रिलेटिवली स्मॉल 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो शील्डिंग इफेक्ट मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पे क्या होता है, वो कम होता है, यहाँ पे वो बढ़ जाता है। तो फ्लोरीन का जो निगेटिव वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे फ्लोरीन हैज़ द लेस निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैन क्लोरीन। तो क्लोरीन की क्या होती है, मोर निगेटिव वैल्यू, और फ्लोरीन की क्या है, लेस निगेटिव वैल्यू। और एक क्वेश्चन है आपके इसमें, क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, सुनो। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर सल्फर और क्लोरीन को हम कंपेयर करें, एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक नंबर इसका होगा 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4 2p6 3s2 कितने हुए, 10 12 3p4, और इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसका लास्ट सेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4। दोनों को ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन क्या है देखो, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसे कहा जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसकी कितनी बोली उन्होंने, 1000 किलो जूल पर मोल, और इसकी बताई उन्होंने 1256 किलो जूल पर मोल। तो ऐसा क्यों है, एक्सप्लेन करना है हमें। समझ में आया है क्या क्वेश्चन ऐसा है, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर एंड क्लोरीन इज 1000 एंड 1256 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड ट्रेंड। ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले देखो, द एलिमेंट सल्फर क्लोरीन बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड को क्या करते, एक ही पीरियड में प्रेजेंट है। ऐसे हम लोग ग्रुप की नहीं बात कर रहे, पीरियड की बात कर रहे, तो दोनों में नेबर एक दूसरे की। उसके बाद देखो, द अक्रॉस द पीरियड, तो क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, एक से इंक्रीज। इसका 16 था, इस पर कितना है, 17। एक से क्या हुआ है, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो इसके वजह से क्या हुआ, एटॉमिक साइज इसका थोड़ा बड़ा होगा, इसका थोड़ा सा कम होगा। ये क्या किया है, उसने थोड़ा सा श्रिंक कर लिया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो यहाँ पे कम एनर्जी लगेगी। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल इंक्रीजेस इन द, तो ऐसी होगा, इससे इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है इसका ज़्यादा है और इसका कम है, तो इसलिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। सेम वैसा ही एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, उन्होंने दिया है सल्फर क्लोरीन एंड आर्गन, इसका दिया है 1000 1256 और 1520 किलो जूल पर मोल, तीनों का यूनिट सेम है। तो ऐसा क्यों पूछा है, एक्सप्लेन द ऑब्जर्व ट्रेंड। तो ये क्या है, अगर ऐसे देखेंगे हम पीरियड, तो ये तीनों मेंबर है, लास्ट के 3 मेंबर ही, यहाँ पे होता है आर्गन, यहाँ पे होता है क्लोरीन, यहाँ पे होता है सल्फर। ओके, इसका होगा 16, इसका होगा 17, इसका होगा एटॉमिक नंबर 18। तीनों भी क्या है, एक दूसरे के नेबर है। अक्रॉस पीरियड में क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। इस पे न्यूक्लियर चार्ज 16 था, इसके न्यूक्लियस पे 17 है, इसके न्यूक्लियस पे 18 है। एक एक से न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हुई है, डिक्रीज हुई। इसकी छोटी होगी, उससे थोड़ी सी बड़ी, इसकी होगी उससे थोड़ी सी बड़ी, मतलब एटॉमिक रेडियस क्या हुई है, अगर यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ओके, लेफ्ट टू राइट क्या होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। तो इसकी वजह से अगर इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इजीली निकलेगा। इसमें से थोड़ी और एनर्जी लगेगी और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, इसीलिए एनर्जी का सीक्वेंस ऐसे होगा। Therefore, the energy required for the removal of electron from the valence shell increases as
सल्फर को कम एनर्जी लगेगी, क्लोरीन को उससे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, आर्गन को उससे भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। नेक्स्ट अभी हमने जो देखे थे चारों प्रॉपर्टीज़, वो चारों प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 18 के लिए भी देख लेते। तो हेलियम, नियॉन, आर्गन एंड मोर सबके लिए देखना है। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि एटॉमिक रेडिया, एटॉमिक रेडिया क्या होगा। तो देखो क्या होगा, द एटॉमिक रेडिया इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे जाओगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडिया क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट क्या होती है, डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ जो शेल है वो बढ़ रहे। यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। यहाँ पे देखो हीलियम के 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, नियॉन के पास 2 शेल आ गए, आर्गन के पास 3 शेल आ गए। तो क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगी, एटॉमिक रेडिया इंक्रीज होगी। ओके, और लेफ्ट टू राइट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। तो एटॉमिक रेडिया क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी बिकॉज इंक्रीज इन द शेल। सेकंड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा बताओ फॉर द 18 नंबर। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी उन्होंने पूछा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसकी तो कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं है। ओके, और इलेक्ट्रॉन जो होता है गेन एंथैल्पी, तो इनकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, निगेटिव नहीं होती। ओके, तो इतना ही था। अभी हमें बताना है और एक क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन ही ज़्यादा है। और एक क्वेश्चन सुनो, वाई डू नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनकी जो पॉजिटिव वैल्यू होती है इनर्ट गैसेस की, वो क्या होती है, लार्ज होती है। पॉजिटिव वैल्यू लार्ज होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन है। ओके, तो देखो क्या होता है, जो ग्रुप 18 होता है एलिमेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। मीन्स दे डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और गेन द इलेक्ट्रॉन। इनकी गेन इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इनर्ट गैसेस से। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सारे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को कभी गेन नहीं करेंगे, उनके शेल में जगह ही नहीं इलेक्ट्रॉन को। अगर उन्होंने गेन भी किया तो रखेंगे कहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इनकी कोई एबिलिटी नहीं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, NH2 NP6। तो लास्ट सेल कंप्लीट है इनका, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो रखेंगे कहाँ पे, उनके पास जगह ही नहीं इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। तो इनको इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोई भी एबिलिटी नहीं होती, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये याद रखना है। तो चलो अभी हमें क्या करना है, जो हमारा ग्रुप 16 था उसमें से कौन मेटल्स थे, कौन नॉन मेटल थे और कौन मेटालॉइड थे। ये 16 मतलब कौन है, ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली में हमें बताना है कि इसमें कितने मेटल है मेंबर में से, इसमें से कौन नॉन मेटल है मेंबर में से, और इसमें से कौन मेटालॉइड है। तो आप आई होप आप लोगों को मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स पता होंगे। मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, नॉन मेटल गेन करेंगे, मेटालॉइड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जनरली शेयर। तो मैं आपको बता दूँ, पोलोनियम जो है ये क्या है, मेटल है, लास्ट मेंबर होता है इनका। उसके बाद ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी और सल्फर भी। ऑक्सीजन एंड सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। उसके बाद 2 मेंबर बाकी इनके, जो सेलेनियम है वो मेटालॉइड है, और जो टेलुरियम है वो भी क्या है, मेटालॉइड है। तो ग्रुप 16 का क्या होगा, पोलोनियम मेटल है, ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, और मेटालॉइड कौन है, सेलेनियम एंड द टेलुरियम। तो ये याद रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। नेम द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स ऑफ ग्रुप 16। तो चलो अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने हैं हमें। तो इस पर एक क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला स्टेटमेंट है, इन ग्रुप 16 ऑक्सीजन इज गैस वाइल अदर एलिमेंट्स आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये ट्रू है कि ग्रुप 16 में सिर्फ ऑक्सीजन गैस स्टेट में, बाकी सारे क्या है, सॉलिड स्टेट में।
सेकंड क्वेश्चन है पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव विद द हाफ लाइफ 13.8 डेज। तो क्या होता है, ये क्या है, ये फॉल्स है। तो पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव है विथ इट्स हाफ लाइफ कितनी, 13.8 आवर्स नहीं है, 13.8 डेज है। ओके। थर्ड है यहाँ पे इन ग्रुप 16 मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो ग्रुप 16 में क्या होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर के साथ। जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। लास्ट क्वेश्चन है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट अलोट्रॉपी। तो अलोट्रॉपी हमें देखना है, तो ग्रुप 16 के सारे अलोट्रॉपी दिखाते हैं। यस, ये क्वेश्चन ये करेक्ट है, सारे अलोट्रॉपी दिखाते हैं। तो अलोट्रॉपी का एक सेपरेट वीडियो बनेगा, तब हम अलोट्रॉपी के बारे में बात करेंगे। चलो अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो हमें देखना है, सबसे पहले देखने हैं द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रुप 16, मतलब ऑक्सीजन फैमिली, और इनको कहा जाता है चाल्कोजेंस कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। तो ग्रुप 16 के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते। ओके, इनको क्या कहा जाता है, चाल्कोजन कहा जाता है। तो देखो क्या है, कभी कभी क्वेश्चन आता है लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन पहला मेंबर है, सल्फर सेकंड मेंबर है। इन दोनों को अगर देखोगे तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। ऐसा क्यों क्वेश्चन है, तो उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ऑक्सीजन इज द गैस व्हाइल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो सिर्फ ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में होता है, बाकी सब मेंबर क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, ये दोनों भी क्या है, नॉन मेटल है। ओके। उसके बाद सेलेनियम टेलोरियम मैंने बताया मेटालॉइड है। पोलोनियम क्या होता है, मेटल होता है, वो रेडियो एक्टिव है और उसकी हाफ लाइफ कितनी 13.8 डेज है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट्स द अलोट्रॉपी। ये सारे क्या है, अलोट्रॉपी दिखाते हैं। अभी हमें बताना है कि इनमें डिफरेंस ज़्यादा क्यों है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है, कभी भी सिंगल नहीं दिखेगा हमें, O2 के फॉर्म में होता है। ओके। और ये जो सल्फर होता है ये पॉली एटॉमिक होता है। सल्फर को आपने देखा होगा S8 के फॉर्म में होता है। तो सल्फर क्या होगा, एक पॉली एटॉमिक है। ये डाई एटॉमिक है, ये पॉली मतलब बहुत सारे एटम क्या हुए, कंबाइन हुए। तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन O2 मोलिक्यूल का क्या होता है, थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू, इसके पास 8 मेंबर, इसके पास 2 ही मेंबर है। तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू O2। और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होता है उतना लार्ज क्या होता है, मोलिक्यूल की साइज होती है, और उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऑक्सीजन का क्या होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ऑक्सीजन का वो क्या होगा, लोअर होगा एज कंपेयर टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। तो सल्फर से इसका क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसके पास 8 मेंबर है। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा मेंबर होने की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इसका क्या होगा, लोअर। ये पॉली एटॉमिक फॉर्म में होता है और ये डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है। तो ये आपको याद रखना है। ओके। एक टेबल दिया है और हमें कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। उस टेबल को हम बाद में देखते, पहले हम क्या करेंगे, अभी ग्रुप 17 को देख लेते हैं। ग्रुप 17 मतलब कौन होगा यहाँ पे, फ्लोरीन फैमिली। इनको क्या कहा जाता है, हैलोजन। हैलो मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग, तो हैलोजेंस। तो चलो हैलोजेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि हैलोजन के प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे। तो देखो फ्लोरीन क्लोरीन आर गैसियस फॉर्म, ब्रोमीन लिक्विड। तो फ्लोरीन और क्लोरीन कौन से फॉर्म में होते हैं, गैस। ब्रोमीन कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड। और जो होता है आयोडीन कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड। याद रखना ही, ओके, एट रूम टेम्परेचर। जो F2 होता है वो येलो कलर का होता है, गैस। Cl2 जो होता है वो ग्रीनिश येलो होता है। ये कलर आते हैं MCQ में। Br2 जो गैस होता है वो रेड कलर का होता है। और I2 जो गैस होता है ये क्या है, यहाँ पे इसका कलर होता है वॉयलेट। तो ये आपको याद रखना है। तो
F2 गैस येलो कलर का होगा, Cl2 गैस ग्रीनिश येलो होगा, Br2 रेड कलर होगा और I2 क्या होता है, वायलेट कलर का गैस होता है। फ्लोरीन क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर, ये दोनों क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ क्या होते हैं, रिएक्ट होते। ओके। ब्रोमीन आयोडीन आर ओनली स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ये दोनों क्या होंगे, धीरे से बहुत कम क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व होते हैं। स्पेरिंगली सोल्यूबल, तो हमने आयोनाइजेशन जब देखा था आयोनिक इक्विलिब्रिया, तब मैंने आप लोगों को स्पेरिंगली सोल्यूबल बताया था। स्पेरिंगली मतलब स्लोली क्या होंगे, डिजोल्व होंगे। ये फास्ट डिजोल्व होते हैं वाटर में, ये क्या होंगे, स्पेरिंगली सोल्यूबल होंगे वाटर। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, ये डिजोल्व होते। ओके। क्लोरोफॉर्म, उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोकार्बन्स, इनके साथ क्या है, ये कलर्ड सॉल्यूशन बनाते। ओके। अगर हम देखें कि जो हैलोजन की एंथैल्पी है, डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा होगी ब्रूआर बीआर बॉन्ड, उससे थोड़ा सा कम होगा फ्लोरीन, और सबसे कम क्या होता है, आयोडीन। तो ये क्या है, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इनका ऐसे होगा। तो इस पे भी एक चार्ट दिया है, कंप्लीट करना है हमें। चार्ट, कलर दिए, उनकी स्टेट दी। तो चलो उस चार्ट को भी देख लेते हैं, क्या चार्ट है। तो उन्होंने एक चार्ट दिया है, F2 Cl2 Br2 I2, यहाँ पे उनकी फिजिकल स्टेट पूछी है और यहाँ पे कलर पूछा है। तो चलो बताओ, F2 कौन से फॉर्म में होता है, गैस, Cl2 गैस, ये लिक्विड, ये सॉलिड। इसका कलर क्या होता है, अभी बताया मैंने, गैस का येलो, इसका होता है ग्रीनिश येलो, इसका होता है रेड, इसका होता है वॉयलेट। याद रखने ये कलर। ओके। इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ते, आगे हमें एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन हैलोजन। तो बॉन्ड ऑर्डर हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो क्या होगी ऑर्डर, मैंने पहले भी बताया आपको, Cl, उसके बाद सबसे ज़्यादा इनकी होगी, फिर आएगा Br, मतलब ये Cl2 है, ये Br2 है। ओके। उसके बाद आएगा फ्लोरीन, मतलब F2 होगा, और उसके बाद आएगा यहाँ पे I बॉन्ड, मतलब I2। तो ये क्या होगी, बॉन्ड। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हैलोजन मॉलिक्यूल की इस ऑर्डर में होगी। तो ये ऑर्डर याद रखनी, कभी कभी 1 मार्क के लिए पूछ लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी F2 की पूछते, तो F2 की देते 158.8 किलो जूल पर मोल, एंड ऐसा पूछते हैं लोअर देन Cl2 से इसकी कम क्यों, क्योंकि Cl2 की कितनी है, यहाँ पे दी जाती है 242.6 किलो जूल पर मोल। तो ऐसा क्वेश्चन होता है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F2 158.8 किलो जूल पर मोल इज लोअर देन दैट ऑफ Cl2, और ब्रैकेट में देते हैं कि Cl2 की इसकी कम क्यों और इसकी ज़्यादा क्यों, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क के लिए आ सकता है। तो हमें पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। मतलब ये स्मॉल साइज है और ये थोड़ा सा बिगर साइज होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, फ्लोरीन हैज़ द स्मॉल एटॉमिक साइज देन क्लोरीन। तो ये तो हमें पता है, पीरियोडिक टेबल में ये पहले आता है, ये बाद में आता है। लोन पेयर जो होती है फ्लोरीन के, वो लोन पेयर क्या होती है, F2 मोलिक्यूल में क्या होती है, क्लोज टुगेदर। तो क्या करती है, F2 मोलिक्यूल को ये जो लोन पेयर होती है, तो इस पे एक लोन पेयर होगी, एक फ्लोरीन है और ये एक फ्लोरीन है। तो ये क्या करती है, ये जो लोन पेयर होती है, ये लोन पेयर क्या होता है, यहाँ पे रिपल्शन। अगर फ्लोरीन मोलिक्यूल है तो फ्लोरीन मोलिक्यूल कैसे फॉर्म होगा, देखो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते। दूसरे फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है, 2 7। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करके इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा। मतलब ये एक लोन पेयर हुई, 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 ये एक लोन पेयर हुई और ये एक लोन पेयर हुई। ओके, तो ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर का रिपल्शन होता है, हम 11th में पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये तो दोनों साइड में चली गई, तो इनका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन
यहाँ पे इन लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा और यहाँ पे भी इन लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि स्मॉल साइज क्या है, छोटी है। तो क्या होगा, लोन पेयर ऑन द फ्लोरीन एटम इन F2 मोलिक्यूल आर क्लोज टुगेदर। तो क्या है, सो क्लोज। क्लोज क्यों आता है, क्योंकि साइज छोटी है इसलिए क्लोज आते हैं ये एटम। अगर इसकी साइज बड़ी होती तो थोड़े से दूर रहते, लेकिन साइज छोटी होने की वजह से दोनों भी फ्लोरीन क्या हुए, क्लोज आए। तो ये लोन पेयर क्या करते, स्ट्रांगली एक दूसरे को क्या करते, रिपेल करते हैं। और ये जो F बॉन्ड होता है ये क्या हो बन जाता है, वीक बॉन्ड है एज कंपेयर टू Cl बॉन्ड। तो Cl का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है, 287 है और इसका सिर्फ 27 है। तो देखो इसमें एक ऑर्बिटल कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा तो इनमें डिस्टेंस होगा, ये क्या होते हैं, क्लोज आते हैं। और लोन पेयर क्या करते हैं, स्ट्रांगली एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। और इसके वजह से ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कम एनर्जी में भी क्या हो जाता है, ब्रेक होता है। और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो ये इसका रीज़न है कि F2 जब भी फॉर्म होता है तो स्मॉल साइज़ की वजह से जो लोन पेयर होते हैं दोनों फ्लोरीन पे, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल करते हैं। और स्ट्रांगली रिपेल करने की वजह से ये बॉन्ड क्या है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी में भी ये बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि ये तो रिपल ही कर रहे, दूर ढकेल रहे एक दूसरे को। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए ये बॉन्ड दूर नहीं ढकेलते एक दूसरे को, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे ये ज़्यादा एनर्जी में ब्रेक होगा और ये कम एनर्जी में ब्रेक होगा। तो ऐसा इसका आंसर लिखोगे। ओके, तो इसे लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक द F बॉन्ड। Cl2 में क्या होगा, जो पेयर होगी Cl की, उनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है नेबरिंग एटम का, कंपैरेटिवली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और उसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी ब्रेक करने के लिए। कभी कभी 2 मार्क के लिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कमेंट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबेल गैस, कमेंट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहला क्या है, तो जो नोबेल गैसेस हो गए वो क्या होंगे, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ये पहला होगा। उसके बाद आएगा वो क्या होगा, उनका जो होता है इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन जो होता है बिटवीन देम, वो कौन सा होता है, सिर्फ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। मतलब एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ, सॉरी इनर्ट गैसेस की बात कर रहे हैं, एक जो हेलियम होगा दूसरे हेलियम के साथ कब बॉन्डिंग हो सकता है, जब वो क्लोज हो गए तब इनके बीच में क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतना ही एक ही अट्रैक्शन होता है। और ये क्या होते हैं, जल्दी लिक्विफाई होते हैं लो टेम्परेचर में। तो ये गैसेस क्या है, लिक्विफाई कर सकते हैं हम इनको लो टेम्परेचर में। और नोबेल गैसेस क्या होते हैं, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम होते, मतलब जल्दी लिक्विफाई होते, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में, किसी के साथ कंपाउंड के फॉर्म में नहीं होते। तो ये कंपाउंड के फॉर्म में न होने की वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लोअर होता है। तो ये क्या थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे नोबेल गैसेस के। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो नोबेल गैसेस का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये मोनो एटॉमिक होते। कभी हम ऐसे नहीं देखते कि He2 हीलियम होता है, उसके बाद न्यूऑन होता है, उसके बाद आर्गॉन होता है, उसके बाद क्रिप्टॉन, ऐसे क्या है, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते, मतलब सिंगल रहते। ओके, और उनमें कुछ कौन सा फोर्स रहता है, सिर्फ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ना ही आयोनिक बॉन्ड होगा, ना ही कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ना ही कौन सा ही बॉन्ड नहीं, सिर्फ क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आने की वजह से होता है। तो एक ही टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसीलिए ये क्या होते हैं, लिक्विफाई होते एट द लो टेम्परेचर। और लिक्विफाई होते हैं लो टेम्परेचर, इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्यों कम है। किसकी बात कर रहे हैं हम, नोबेल गैसेस की बात कर रहे हैं। तो नोबेल गैसेस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, क्योंकि ये क्या है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं और इनमें सिर्फ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का, कैन यू टेल के एक क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप यूजुअली डिफर इन प्रॉपर्टीज। तो हमें देखना है एनामोलस बिहेवियर। तो जो फर्स्ट मेंबर होता है वो हमेशा क्या है, प्रॉपर्टी में अलग होता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो जो फर्स्ट मेंबर होगा, तो जो फर्स्ट मेंबर होता है ग्रुप का, तो ग्रुप 1, 2 में और 13, 17 में हम ऑलरेडी देख चुके कि उनके केमिकल बिहेवियर की वजह से क्या होते हैं, वो उनके बाकी ग्रुप मेंबर से अलग होते हैं। कौन से प्रॉपर्टीज में अलग होंगे, उनकी साइज़ होंगी, उनका लार्ज चार्ज होगा, रेडियस की जो होता है, रेडियस का रेशियो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी वजह से क्या होते हैं, वो बाकी मेंबर से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओके, दूसरे भी फैक्टर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है किसी की, फर्स्ट मेंबर क्या है जिसकी कोवैलेंसी 4 होगी और बाकी की क्या होगी, एज कम्पेयर टू कोवैलेंसी उनकी क्या हो जाएगी, मे भी बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। जो फर्स्ट मेंबर होते हैं प्ली बॉक एलिमेंट के, वो क्या होते हैं, उनकी ग्रेटर एबिलिटी होती है, वो क्या करते हैं,
पी पाई बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हम देख चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी हम देख चुके हैं। तो ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी किसकी होती है? पी ब्लॉक के एलिमेंट की होती है। ये सारे रीज़न की वजह से पहला मेंबर बाकी मेंबर से थोड़ा सा क्या होता है? अलग होता है। तो चलो अभी हमें देखना है कि एनामोलस बिहेवियर ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। तो चलो एनामोलस बिहेवियर ऑक्सीजन के बारे में बात करते। कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, 2 मार्क के लिए। तो हमें पता है जो ऑक्सीजन है बाकी मेंबर के साथ कंपेयर करना है, पीरियोडिक टेबल के साथ नहीं कंपेयर करना है, उसके ग्रुप के बाकी मेंबर है उनके साथ हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे। मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, उन नीचे जो है उनके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या होता है एज कंपेयर टू अदर मेंबर, इसकी क्या होती है? स्मॉल क्या होती है? एटॉमिक साइज है इसकी, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही कम है बाकी मेंबर का। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है इसकी? बाकी मेंबर से ज़्यादा है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p4। इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट नहीं है इसके पास। तो ऑक्सीजन क्या करता है? बाकी सारे मेंबर के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और इससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, बड़ी साइज है। ये सारे चेंजेस है, इसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये क्या दिखाता है? एनामोलस, मतलब उनसे थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम एलिमेंट 16 की और एनामोलस बिहेवियर देखते हैं ऑक्सीजन का। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी एटोमिसिटी। तो देखो एटोमिसिटी, ऑक्सीजन जनरली क्या होता है? डाई एटोमिक, मतलब कौन से फॉर्म में दिखाई देगा हमें? O2 के फॉर्म में। जो हम इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन में वो भी क्या होता है? O2 ही होता है। बाकी मेंबर्स आप देखोगे तो जो फॉस्फोरस है वो 4, मतलब क्या है यहाँ पे? ये टेट्रा एटोमिक, पॉली एटोमिक भी कह सकते हो। और सल्फर अगर देखोगे तो S8 के फॉर्म में होता है, मतलब ये क्या है? डाई एटोमिक फॉर्म में, और ये क्या है? पॉली एटोमिक फॉर्म में। ये पहला उसका क्या है? एनामोलस बिहेवियर, किसकी एटोमिसिटी कम है एज कंपेयर टू अदर। दूसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो हम देख चुके हैं 11th में जब हमने केमिकल बॉन्डिंग देखा था। तो ऑक्सीजन क्या है? O2, इट इज पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक है नेचर में। ओके, और बाकी के जो मेंबर है नीचे के सारे मेंबर वो क्या है? डायामैग्नेटिक। तो ये उसका क्या है? अलग नेचर है बाकी लोगों से। ये क्या है? पैरामैग्नेटिक, और बाकी क्या है? डायामैग्नेटिक। ओके, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा? अट्रैक्ट होता है, बाकी क्या होंगे? रिपेल होंगे। ये एक उसकी अदर प्रॉपर्टी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम देख चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन में 11th में। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? कितने उस पर चार्ज आते हैं या कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम देख चुके हैं ऑक्सीजन का जनरली होता है -2। अगर वो पेरोक्साइड लिंकेज में होता है तो -1 होता है। अगर फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड है तो क्या होता है? उसका +2 होता है। ये उसकी क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। बट बाकी जो मेंबर है इस ग्रुप के उनका ऑक्सीडेशन नंबर देखो क्या होता है? -2 दिखाते, +2 दिखाते, +4 दिखाते, +6 दिखाते बाकी मेंबर। ये सिर्फ इतने 3 दिखाएगा, और सुपर ऑक्साइड होगा तो -1/2 होता है। तो अगर देखा जाए तो बाकी सारे मेंबर इतना ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ इतना है, और उनसे अलग भी है। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन शोज -2 -1 +1 ऑक्सीडेशन नंबर, और बाकी मेंबर क्या है? -2 +2 +4 +6 ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं। ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन नंबर। इससे ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन +2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास उतना बड़ा ऑर्बिटल नहीं। ये बाकी मेंबर से क्या है? उसका अलग बिहेवियर। उसके बाद है नेचर ऑफ हाइड्राइड। चौथी प्रॉपर्टी है कि नेचर जो होता है हाइड्राइड फॉर्म करने का, वो जो प्रॉपर्टी है वो भी बाकी लोगों से क्या है? इसकी अलग है। तो देखो नेचर ऑफ हाइड्राइड, इसकी जो हाइड्राइड होते हैं बाकी मेंबर से इसके हाइड्राइड थोड़े से क्या होते हैं? अलग होते। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्राइड है H2O। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के साथ उसका जो बॉन्डिंग होगा। तो ये जो हाइड्राइड है इसका वाटर का हाइड्राइड है, ये कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में तो वाटर हम पीते हमें पता है। बाकी मेंबर के जो होंगे हाइड्राइड वो कौन से फॉर्म में होते? गैसेस फॉर्म में होते। सिर्फ वाटर का हाइड्राइड क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा रूम टेम्परेचर में। बाकी मेंबर जो है इस ग्रुप के उन सब के हाइड्राइड कौन से फॉर्म में होते हैं? गैसेस फॉर्म में। ये भी उसकी क्या है? बाकी लोगों से अलग प्रॉपर्टी।
कॉमन कोवैलेंसी जो होती है कार्बन की वो कितनी, सॉरी ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। ओके हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये गेन करता है, तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ओके रेयरेस्ट केस में ये क्या दिखाता है, 4। बहुत रेयर केस में क्या दिखाता है, ये कोवैलेंसी 4 दिखाता है। बट बाकी जो मेंबर है वो सारे क्या करते हैं, 4 से ज़्यादा उनकी क्या होती है, कोवैलेंसी, मतलब 2 से ज़्यादा कोवैलेंसी दिखाते। तो 99% ऑक्सीजन जो होता है उसकी कोवैलेंसी 2 होती है। कोवैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड फॉर द शेयरिंग। बहुत रेयर केस में वो 4 भी शेयर करता है, लेकिन बाकी मेंबर क्या करते हैं, 4 ही क्या है उनकी कोवैलेंसी है। तो ये उसका क्या है, बाकी मेंबर से थोड़ा सा क्या है, अलग बिहेवियर है। इसे कहा जाता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो चलो इसी पे एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, यूज योर ब्रेन पावर करके दिया है उन्होंने। ऑक्सीजन फॉर्म OF2 वेयर एज सल्फर फॉर्म SF6 विथ फ्लोरीन, ऐसा क्यों? ये सिर्फ OF2 फॉर्म करता है और ये SF6 क्यों फॉर्म करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो ये डिपेंड है ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, या फिर +2 हो सकता है। और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 भी हो सकता है, +2 हो सकता है, +4 हो सकता है, +6 भी हो सकता है। और ऑक्सीजन कभी भी क्या है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, बाकी सबके पास क्या है, d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसलिए +2 से ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी नहीं जाता। इसीलिए ऑक्सीजन क्या कर सकता है, फ्लोरीन के साथ +2 इतना दिखाएगा। OF2 में क्या होगा, OF2 में इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2। इससे ज़्यादा वो कभी भी दिखा नहीं सकता क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो यही रीज़न होगा कि ऑक्सीजन शोज -2 -1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेयर एज द अदर एलिमेंट मीन्स सल्फर शोज -2 +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, हेंस इट फॉर्म OF2 एंड सल्फर फॉर्म SF6। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यूज योर ब्रेन पावर करके दिया आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 142 पे। ये 4 नाम दिए और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पजेस कर सकता है? तो आंसर होगा H2O। H2O क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पजेस करेगा। क्यों बता रही हूँ मैं, यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन होता है ये क्या है, और हाइड्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये किसी और के साथ क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है, वाटर मोलिक्यूल। तो सिर्फ वाटर मोलिक्यूल क्या करेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले का आंसर है H2O। दूसरा क्वेश्चन है शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द अबोव मोलिक्यूल विच हेल्प विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इसे हमें क्या करना है, विथ हेल्प ऑफ डायग्राम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाना है। तो देखो ये वाटर मोलिक्यूल है, ओके दूसरे वाटर मोलिक्यूल के साथ क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा डॉट से दिखाई जाती है। ऐसे क्या करनी है आपको, डायग्राम ड्रॉ करनी, आप कैसे भी दिखा सकते हो। तो ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके दूसरा देखो है फ्लोरीन है। ओके अभी हमें एनामोलस बिहेवियर देखना है फ्लोरीन का। तो देखो फ्लोरीन का क्या है, ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज, इसकी भी एटॉमिक साइज क्या है, स्मॉल है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये तो पता है हमें, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है इसकी। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है। क्यों डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर छोटा है, कितना है F9। कितना आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p5, इतना ही आएगा। इसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से फ्लोरीन भी अपने बाकी मेंबर से क्या है, थोड़ा सा एनामोलस बिहेवियर, अलग बिहेवियर दिखाता है। फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, और भी इन बाकी मेंबर से इसका बिहेवियर अलग क्यों है, बिकॉज ऑफ स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से यह अपने बाकी मेंबर से थोड़ा सा इसका क्या होगा, अलग बिहेवियर होगा। तो अलग बिहेवियर कौन से केस में होगा, देखो तो सबसे पहली केस आएगी यहाँ पे, पहला पॉइंट आएगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या आएगा इसका, उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हम सबको देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम देख चुके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये सारे क्या होंगे, इसके हाई होंगे फ्लोरीन के। ओके, और बाकी जो मेंबर होंगे अदर हैलोजन वो क्या करते हैं, कम दिखाते, मतलब बाकी जो मेंबर होंगे इस ग्रुप के, इनमें सब में ये प्रॉपर्टी क्या होगी, लो होगी। सिर्फ फ्लोरीन के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सबसे हाईएस्ट है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप टेबल देखोगे इलेक्ट्रोलिसिस में जाके तो इसकी फर्स्ट पोजीशन है, तो ये सबसे ऊपर है रिडक्शन पोटेंशियल के टेबल में। उसके बाद आयोनिक रेडियाई, कोवैलेंट रेडियाई, निगेटिव इलेक्ट्रोड गेन पोटेंशियल ये क्या होता है, इसका लो होता है। तो आयोनिक रेडियाई, उसके बाद कोवैलेंट रेडियाई, कोवैलेंट बॉन्ड की जो रेडियाई होती है, मतलब जब दो मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे फॉर्म करते हैं, ये जो इसके न्यूक्लियस का और इसके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है वो, और उसके साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या होगा, सबसे लोअर होगा एज कंपेयर टू अदर मेंबर। उसके बाद मोस्ट रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक, ये क्या करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है, बाकी नहीं दिखाते। तो इसके बहुत सारे रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। और शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये क्या करता है, फॉर्म करता है। क्यों, इसका डिस्टेंस कम है, एटॉमिक नंबर स्मॉल होने की वजह से शॉर्ट और क्या है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ओके, तो दूसरे एलिमेंट के साथ, फ्लोरीन के साथ नहीं, दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है वो कौन से फॉर्म में होगा, HF जो होता है, फोर्थ पॉइंट, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड फॉर्म में होगा। उसके साथ इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 293 केल्विन, तो बॉइलिंग पॉइंट होगा 293 केल्विन। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी इसकी, तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है वाटर के साथ। ओके, इसके जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं, ऑक्सो एसिड्स मतलब HOF, तो ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, फ्लोरीन का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन होती है उसे ऑक्सो एसिड, तो ऑक्सो एसिड हमें इसी चैप्टर में देखना है। तो ऑक्सो एसिड जो होते हैं ये हैलोजन के क्या होते हैं, ये एक बनाता है, ओनली सिर्फ ये ऑक्सो एसिड बना सकता है, बाकी कोई भी मेंबर ऑक्सो एसिड नहीं बना सकता। तो ये इसके बाकी लोगों से अलग प्रॉपर्टी। चलो इसके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट 5th पॉइंट है यहाँ पे, जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है ऑलवेज -1। तो पीरियोडिक टेबल में यही एक ऐसा मेंबर है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं होता, बिकॉज हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अमंग द पीरियोडिक टेबल सबसे ज़्यादा है, तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होंगे वो -1 दिखाते, +1 दिखाते, +3 दिखाते, +5 दिखाते, +7 भी दिखाते। ओके, कब दिखाएंगे ये, व्हेन दे आर बॉन्डेड टू द फ्लोरीन और ऑक्सीजन, क्योंकि और नाइट्रोजन, इन तीनों के साथ जब ये बॉन्डेड होते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस हो जाता है, क्योंकि इन तीनों की भी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या है, इससे ज़्यादा है। तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन के ऑलमोस्ट क्लोरीन की क्या होती है, सेम। तो इनके साथ जब भी ये बॉन्डिंग में आएंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इनका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या है, उसका अलग बिहेवियर है कि इसका एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है, बाकी मेंबर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये कुछ एनामोलस बिहेवियर था फ्लोरीन का। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमें देखने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये थोड़ा थेरोटिकल पार्ट है, तो कंसेप्ट को समझ लीजिए अच्छे से। और आप लोगों को एक काम है कि आपके पास 11th का बुक है, एक बार क्या करोगे, जो पीरियोडिक टेबल का हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7 11th का, उसे एक बार अच्छे से रीड कर लोगे तो यहाँ के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उस पर ही बेस है बहुत सारा। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।